Jai Hind. Hi everybody. This is 15th of December 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. You are the greatest project. You are the greatest project you will ever get to work on. Take your time and create magic. मैनेज योर एनर्जी ज़्यादा ज़रूरी होता है मैनेज योर टाइम से. आप अपना टाइम मैनेज करते हैं, अपनी एनर्जी भी मैनेज करिए. मैनेज योर एनर्जी. This is Prelims 2023 course. You can join this course for a nominal fee of ₹1111. इस पूरे कोर्स में हम entire syllabus of this preliminary examination UPSC CSE कवर कर रहे हैं. ये कोर्स 2 राउंड्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट राउंड बिफोर नोटिफिकेशन जिसमें हम कोर सब्जेक्ट्स कवर करेंगे. सेकेंड राउंड आफ्टर नोटिफिकेशन होगा जिसमें करंट अफेयर्स का रिवीजन, कोर सब्जेक्ट्स, एडवांस टॉपिक्स, ये सब चीज़ें कंप्लीट होगा. हम टाइम बाउंड मैनर पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर रहे हैं लाइव क्लासेस में. यू कैन अटेंड दीज लाइव क्लासेस. देन दिस इज टेलीग्राम क्विज. टेलीग्राम क्विज में एवरीडे वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. जॉइन. वोकैबुलरी. पहला वर्ड है अफ्लिक्ट. अफ्लिक्ट का मतलब होता है, अफ्लिक्ट मतलब पीड़ा देना, कॉज पेन और सफरिंग टू, अफेक्ट करना, ट्रबल देना. क्वाम का मतलब होता है संदेह, एन अनईजी फीलिंग ऑफ डाउट, वरी और फियर. मैग्नानिमस मतलब उदार है, जेनरस है, फॉरगिविंग है, स्पेशली टुवर्ड्स अ राइवल और लेस पावरफुल पर्सन. डेकोरम, एक सर्टेन डेकोरम मेंटेन करना है. अभी जैसे जो स्टूडेंट्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आई एम टेलिंग द सेम थिंग कि इंटरव्यू का एक पर्टिकुलर डेकोरम होता है, वो डेकोरम हमें मेंटेन करना है. बिहेवियर इन कीपिंग विद गुड टेस्ट एंड प्रोप्राइटी, शिष्टाचार. इंटरस्टाइस का मतलब होता है अंतराल, एन इंटरवीनिंग स्पेस स्पेशली अ वेरी स्मॉल वन. सो ये आज के वोकैब वर्ड्स हैं. पहला वर्ड है इंटरस्टाइस, देन डेकोरम, magnanimous, qualm, or this is afflict. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये quiz 210 है, 210. What is the theme of International Mountain Day 2022? The answer is Women Move Mountains. Theme World Soil Day का क्या है? Soils where food begins. महाराष्ट्र में है तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इजिप्ट के प्रेसिडेंट अभी चीफ गेस्ट होंगे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में. और नागालैंड में होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल. आज के सवाल है, हु बिट्रेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757? द रेवतवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम? इन विच प्लेस वॉज द रेवतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड? किन एरिया में, लोकेशन ये इंट्रोड्यूस हुआ था? Which state of India was ruled by the Ahom dynasty? Which place was ruled by the Wadiyar dynasty? तो ये 5 सवाल हैं आज के लिए. This is CSET. Read this passage carefully और फिर इसका आंसर बताने की कोशिश करिए. देखिए CSET बहुत आसान होता है. All it needs is a little bit of practice. प्रैक्टिस करिए. आप डेली बेसिस पे अगर 10 दिन में भी 10 पैसेज आप लगा लेंगे ना, आपका देखना आरसी अच्छा हो जाएगा. बट द प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स आर कि वो बस ढूंढते हैं तरीका कि कैसे पैसेज लगाना है. प्रैक्टिस कम करते हैं. प्रैक्टिस ज़्यादा करिए. आपको सारी चीज़ें आता है, आप प्रैक्टिस करिए, आपका ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होने लग जाएगी. मैथ्स एंड सीसेट, इवन आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. यू नो एवरीथिंग. अब उसको इम्प्लीमेंट भी करिए, प्रैक्टिस करिए. सो प्रैक्टिस. अब बताइए इसमें बेस्ट स्टेटमेंट क्या इम्प्लाई कर रहा है, ऑथर इस पैसेज में क्या बताने की कोशिश कर रहा है. आप ऐसे 15-20 पैसेजेस आप लगा लो, आपको पैसेज समझ में आने लग जाएंगे. एक सेट पैटर्न है, एक सेट स्टाइल है यहाँ पे. ओके. देन सिमिलरली आंसर राइटिंग में भी हम बहुत टाइम लगाते हैं, कैसे लिखना है, कैसे करना है, परफेक्ट आंसर कैसे बनेगा. देखिए परफेक्शन तो कभी आएगा ही नहीं, आपको इम्परफेक्शन को ही बेस्ट वर्जन में बनाना है. सो वो कैसे होगा, जब आप लिखने की कोशिश करोगे. शुड लिकर बी बैंड फॉर गुड ऑफ मैनकाइंड? जैसे अभी न्यूज़पेपर में बिहार हूच ट्रेजेडी आया है. अब आप इसमें आप अपना ओपिनियन बताइए कि ये जो बैन कल्चर है ये क्या एक्चुअली में वर्क करता है. ये जो बैन कल्चर है क्या ये एक सॉल्यूशन है, या इससे साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं, रॉन्ग डूइंग्स क्या हो जाती है. प्रिपेयर अ व्यू पॉइंट. शुड लिकर बी बैंड फॉर गुड ऑफ मैनकाइंड? देन प्रिपेयर अ नोट ऑन द फाइनेंस कमीशन. ऑल्सो डिस्कस द फाइंडिंग्स ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन. तो ये 2 सवाल हैं आज के लिए.
अब आप इसको लिख के बताओ, राइट करो, देन यू विल रियलाइज कि ये लिखना क्यों इतना ज़रूरी है। ऐसे बातें बनाना बहुत आसान होता है, फॉर्मल टोन पे, A4 साइज में, पेन एंड पेपर में, करेक्ट सेंटेंसेस में, करेक्ट ग्रामर में और करेक्ट विदाउट एनी राइटिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक लिखना इज़ अ डिफरेंट थिंग। और वो जो आंसर होता है वो ब्यूटीफुल भी होना चाहिए, प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए, रेडेबल भी होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे आप वर्क करिए। So this is answer writing practice for 15th of December 2022. Similarly, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। दिस इज टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शन इन अ फूड वेब। अब देखो, इन सबको डेली रिवाइज करो। ये वोकेबुलरी है इकोलॉजी एनवायरनमेंट की। एमेंसलिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, न्यूट्रलिज्म। रिवाइज दीज वर्ड्स। सिमिलरली इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, फूड वेब क्या होता है। Then this is social media update. This is again a very good initiative. Who is known as the Bismarck of India? Can you answer? Who is known as the Bismarck of India? During the National India-Pakistan War, during the India-Pakistan War of 1971, जैसे आज विजय दिवस है, which of the following was one of the major decisive battles fought in राजस्थान में। Then एक्स्ट्रावेगेंस को अवॉइड करना चाहिए, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स नहीं करने चाहिए। डोंट स्पेंड जस्ट बिकॉज यू आर रिच, डोंट स्पेंड जस्ट बिकॉज यू आर रिच। तो रिच मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं दिखते हैं। सो द पॉइंट इज यू डोंट नीड टू गो इन दिस डायरेक्शन। एक्स्ट्रावेगेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। अवॉइड यूजिंग एक्सेसिव फ्लावर डेकोरेशन इन मैरिजेस एंड फंक्शंस। अक्सर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला था, अक्सर हम VIPs मीट में उन्हें बुके एट्सेट्रा देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड। Put extra efforts for making people aware in your locality, like burning of waste by sweepers, dumping waste in the backyard, etc. This we need to do. So ये जो सीरीज चल रहा है, this series about environment friendly measures कैसे लिए जाए। ये रेडीमेड टॉपिक्स हैं जो आप आंसर राइटिंग और व्यू पॉइंट में भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली ये बहुत अच्छा नोट है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ट्रांसफॉर्मिंग ट्राइबल विलेजेस इनटू मॉडल विलेजेस। सी, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। हमें विलेजेस को, अभी हमने कुछ ही दिन पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग पढ़ा था, अर्बनाइजेशन के साइड इफ़ेक्ट्स, रूरल इंडिया क्यों बेहतर है। अब देखो, रूरल इंडिया में भी हम मॉडल विलेजेस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, रोड कनेक्टिविटी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, स्कूल, आंगनवाड़ी, हेल्थ सब सेंटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये सारे 8 पिलर्स आप याद कर लो। जब भी आपसे पूछा जाए विलेजेस को बेहतर कैसे बनाना है, आप ये रेडीमेड 8 पॉइंट्स बता दो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। रेडीमेड टेम्पलेट्स है, इनको आपको असेंबल करना है बस अपने आंसर्स में। रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, स्कूल हो, आंगनवाड़ी, हेल्थ हो, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके अलावा क्या आप 8 और इम्पॉर्टेंट कोई इनिशिएटिव्स डेवलपमेंट बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एजुकेशन लिखा है, क्यों ना हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी करें, एम्प्लॉयमेंट भी, ऐसे थिंग कुछ और इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। डेवलपमेंट इन विलेजेस, ओके। देन दिस इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन। तो कंजर्व करना है एनर्जी को, हम बेटर अप्लायंसेस यूज़ करें, स्टार रेटिंग बेटर होना चाहिए। जब यूजेज नहीं हो रहा है तो टीवी वगैरह बंद कर देना चाहिए। स्टैंड बाय मोड में रखें अप्लायंसेस को, ऑल्टरनेटिव क्लीनर फ्यूल्स में करें, ग्रीनर बिल्डिंग को प्रमोट करें। तो ये लाइफ है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, MOEFCC। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बोला था शर्म अल शेख समिट में भी, COP27 लाइफ हम आगे एनकरेज करने वाले हैं। हम फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करें, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल, नेचुरल गैस को हम एम्फेसिस करें। तो 14th ऑफ दिसंबर इंटरनेशनल एनर्जी डे भी है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे दिसंबर 14th है। ऑब्जेक्टिव है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ एनर्जी एंड द नीड टू कंजर्व इट बाय यूजिंग लेस। सी, अभी जो वर्ड आगे आने वाला है ना, ये वर्ड मिनिमलिज्म का है, मिनिमलिज्म। लेस इज मोर, लेस इज मोर। सो द पॉइंट इज कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी भी है जो स्टार रेटिंग्स वगैरह भी देता है। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, यहाँ पे डांस है, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। तो ये पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल है, पंचकुला हरियाणा टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। ये जो फेस्टिवल्स है ना, मेला मोमेंट्स, ये बड़ी हाईलाइट होने वाले हैं अभी एग्जाम में। सो दिस इज उत्सव, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। तो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू।
दिल्ली एडिशन है थर्सडे 15th। फर्स्ट जो न्यूज़ है, अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर फ्यूजन ब्रेक थ्रू। आगे एक आर्टिकल है। हमने फ्यूजन जो होता है, फ्यूजन मतलब फ्यूज़ होना, जुड़ना जैसे कि सन में हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन के हीलियम बन रहा है। ये जो फ्यूज़न होता है ये क्लीन एनर्जी का एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, बट द पॉइंट इज़ हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसमें एक्सेसिव हीट होता है, टेम्परेचर होता है, तो वी कैन नॉट कंट्रोल। बट यहाँ पर एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिला है कि पॉसिबली हम फ्यूजन कंट्रोल्ड मैनर में कर पाएंगे। फिजन हमने ऑलरेडी कर लिया है। फिजन मतलब तोड़ना। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो फिजन बेस्ड है, बट यहाँ हम फ्यूजन भी ला रहे हैं। फ्यूजन बेटर क्यों है फिजन से? बिकॉज फिजन का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। फ्यूजन का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, तो दिस इज अ बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी। देन होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 5.85 पे आया। दिस इज सम रिलीफ। इन्फ्लेशन आइडियली 4 ± 2% पे होना चाहिए। Then Hooch tragedy claims several lives in dry Bihar. Now see, this is very very ironic. This is very very painful. बिहार ऑलरेडी यहाँ पे लिकर बैन है, जैसे गुजरात में भी लिकर बैन है, बट यहाँ पर इलीगल होती है फिर चीज़ें। अगर हम किसी चीज़ को बैन करते हैं तो सरकार के पास उसका रेवेन्यू लॉस होता है, और प्लस वो फिर इलीगली वो एक्टिविटी होने लग जाती है, और वहाँ पर फिर सच टाइप ऑफ ट्रेजिडी कॉमन हो जाती है। सो दैट इज़ वाई विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, विदाउट एनी पॉलिटिसाइजेशन, हमें ये सोचना है कि हम इन ट्रेजिडी को कैसे रोकें। और जो लिकर से रिलेटेड चैलेंजेस भी होते हैं, बिकॉज लिकर से रिलेटेड चैलेंजेस है तभी यहाँ पे उसको बैन किया गया है, इन चैलेंजेस को भी हम कैसे ओवरकम करें। सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, और इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई ये जो आज मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग का सवाल दिया है, एवरीबडी ट्राई, आप क्या समझते हैं, शुड लिकर बी बैन फॉर गुड ऑफ मैनकाइंड? बिकॉज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिविल सर्वेंट, आपको इन सब चीज़ों से ही डील करना पड़ेगा। सो यू शुड हैव अ व्यू पॉइंट। आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या ओपिनियन है, क्या वे फॉरवर्ड यहाँ पर होना चाहिए? बिकॉज दिस इज अनएक्सेप्टेबल। देन दिस इज चाइना बॉर्डर टसल पे, यहाँ पर दिस जो पार्लियामेंट है वहाँ पे अप्रूव हुआ, बिकॉज यहाँ पे क्लैरिटी क्या है चाइना के साथ जो क्लैशेस हो रहे हैं बॉर्डर इश्यूज पे। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। नेक्स्ट है, दिस इज अगेन वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। तो ये भी जो इस टाइप के केसेस होते हैं, इस पे भी हम कुछ ही दिनों में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ये जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। ओके, देन दिस इज सिटी कुड गेट इट्स मेयर ऑन January 6। इंजीनियरिंग लैंडफिल इन सिटी बाय अप्रैल 2023। लैंडफिल किसका है? कचरे के जैसे पहाड़ बना रहे हैं, पर ये जो लैंडफिल होगा ये साइंटिफिक होगा, इंजीनियर्ड होगा, तो यहाँ जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो बेटर होगा। इंजीनियरिंग लैंडफिल इन द सिटी है, दिस अप्रैल 2023 तक ये आ जाएगा। 47 एकड़ लैंड यहाँ पे अलोकेट किया है। जैसे ऐश हुआ, राख हुआ, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से हमने रिसीव किया, उसको हम यहाँ पे डंप कर देंगे। पर ये इंजीनियरिंग होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सैनिटरी लैंडफिल साइट भी होगा। सो द पॉइंट इज, इससे लीकेजेस नहीं होगा, कंटेमिनेशन ऑफ द सॉइल नहीं होगा, ग्राउंड वाटर अफेक्ट नहीं होगा, तो इट वुड बी साइंटिफिकली ट्रीटेड। तो दिस अगेन साइट को हम ला रहे हैं, बिकॉज दिल्ली ने हर जगह पे, हर शहर पे, जैसे ओखला, भलसवा, गाजीपुर, ऐसे कचरे के पहाड़ इकट्ठे हो गए हैं, और इनको चेक करना ज़रूरी है। तो दिस इज़ इंजीनियरिंग लैंडफिल। वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट डिस्पोजल एक बहुत बड़ा दिस चैलेंज है। देन दिस इज सेमीफाइनल से मैसी फाइनल तक, अब ये फाइनल है, लेट अस सी। देन दिस इज ट्रैफिक ब्लूज, ये मैसिव ट्रैफिक जैम है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे में। तो ये भी एक चैलेंज है, चाहे बैंगलोर ले लो, मुंबई ले लो, दिल्ली ले लो, कोलकाता ले लो, एवरीवेयर ये ट्रैफिक ब्लूज बहुत कॉमन हो गया है। देन जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सॉट फॉर केरलाज लेजेंडरी बायपोर उरू। कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे एक फ़ोटो शेयर किया था कि किस तरीके से ये जीआई टैग नज़र आता है। तो अगेन ये केरला का बायपोर उरू है, इसको जीआई टैग की बात है। ये क्या है? उरूज जो होते हैं ये वुड से बने होते हैं विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्निक। तो डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल है कोझिकोड के, वो जीआई टैग बना रहे हैं बायपोर उरू का, बोट का। ये बोट होती है, इसको वुडन ढाओ भी बोलते हैं, हैंडक्राफ्टेड होती है, स्किल्ड आर्टिसंस बनाते हैं, कारपेंटर्स बनाते हैं, और ये यहाँ का लाइक स्पेशलिटी है, तो ये इसको जीआई टैग मांग रहे हैं।
उरूज प्योरली मेड ऑफ प्रीमियम वुड होता है विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्निक। ये बिल्ड होती है ट्रेडिशनल वे में और इसमें बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होता है। 1 से 4 साल लग जाता है इसको बनाने में, मैनुअल सारा वर्क होता है, तो दैट इज़ वाई इसकी काफ़ी वैल्यू है। ये 50 to 70 ईयर ओल्ड उरू भी अभी वर्क में है, प्रोफेशन है इनका, इतने टाइम से वर्क कर रहे हैं। और दिस इज़ अगेन लेजेंडरी मैरीटाइम हब रहा है केरला एक टाइम पे, बायपोर। और ये उरूज एक इम्पॉर्टेंट टूल था नेविगेशन का। सो ये बोट है और इस बोट पे जीआई टैग की बात है, नाम याद रखना है, बायपोर उरू। Indefinite protest against caste discrimination. Kerala seeks to use sports to tackle drug menace. This is a good thing. See, अक्सर ये जो यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, है ना, इनमें बहुत एनर्जी होता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एल्डर्स की इनकी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ करें, कंस्ट्रक्टिव वे में। फॉर एग्जांपल उनको स्पोर्ट्स में उनकी एनर्जी यूटिलाइज करो, साइंस में, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में, जैसे हैकाथॉन्स होते हैं, उनको चैलेंजेस थ्रो करो, अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। न्यू जनरेशन है, नए थॉट्स लाएगा, न्यू फ्रेश ब्लड है। सो द पॉइंट इज इट इज़ अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि हम इस चीज़ों से हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको हम बचाएं। सो केरला सीक्स टू यूज स्पोर्ट्स टू टेकल ड्रग मेनेस। Then this is warning sign. India cannot wish away the situation on the China border by staying silent. ये जो चाइना का जो गेम चल रहा है ना, बॉर्डर पे इंडिया को एंगेज कर रहा है। इधर ताइवान क्राइसिस भी बिल्ड हो रहा है, प्लस पहले जो क्राइसिस था वो गलवान दिस लद्दाख में हुआ था, अभी अरुणाचल में भी ये क्लैश हुआ, फेस ऑफ हुआ। इंडिया को बहुत केयरफुल रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। एक्चुअल में हमें ये जो वॉर है इसको जीतने की ज़रूरत है एक्चुअल में। सो द पॉइंट इज़, ये जो ट्रांसग्रेशन है दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। चाइना यूनिलेटरली चेंज करना चाहता है स्टेटस को, विच इज़ अगेन नॉट एक्सेप्टेबल। इंडियन जो एरिया है वो सीड नहीं करेंगे हम, दिस इज़ वेरी मच क्लियर। और इसके लिए कन्फ्रंटेशन और हमें अपनी कैपेसिटी भी बिल्ड करने की ज़रूरत है। कैपेसिटी इन द सेंस बेटर वहाँ पे हम इंफ्रा डेवलप करें, फोर्स डिप्लॉयमेंट, हम यूज़ ऑफ लाइक बेटर टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा यूज़ करें। वी नीड टू सेफ गार्ड अवर बॉर्डर्स, दिस इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। जैसे पहले डेस्पांग एंड डैमचौक में हुआ, फिर इसके बाद फिर से दिस अरुणाचल प्रदेश में हुआ। तो मोडस ऑपरेंडी चाइना का समझने की ज़रूरत है। चाइना एंगेज कर रहा है इंडिया को, मिलिट्री पॉलिटिकल चैलेंज है। वी नीड टू डू बेटर। अभी जैसे G20 समिट भी हुआ, ऑल्दो इसमें लीडर्स मिले, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एंड मिस्टर शी, बट अगेन वहाँ बहुत ज़्यादा डायलॉग्स नहीं हो पाए। सो द पॉइंट इज़ कि सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना ज़रूरी है। साइलेंस से इशू सॉल्व नहीं होगा, वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एनर्जी कॉनंड्रम है, पहेली हो गई है। सोलर पावर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स था, सोलर पावर, बट सोलर पावर में भी प्रॉब्लम क्या आता है, एक तो लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सोलर पैनल लगाने के लिए ज़मीन को एक्वायर करना, प्लस ये जो सोलर पैनल है इनमें इन्वर्टेड ड्यूटी भी हमने देखा था। इंपोर्टेड सोलर पैनल सस्ते पड़ते हैं तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी हो गई। सोलर पैनल में एक और प्रॉब्लम आती है कि इसका डिस्पोजेबल अगेन अ टॉक्सिक चीज़ है, जो सोलर पैनल को बनाना है वो भी एक टॉक्सिक प्रोसेस है। सो रिन्यूएबल एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हेडविंड्स भी आ गई यहाँ पे, मतलब डिफ़िकल्टीज आ गई। ओके तो बहुत सारे जैसे सोलर पार्क्स हैं, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनिशियली क्लियर तो हुए, बट अगेन डिफ़िकल्टी है। लैंड एक्विजिशन एक डिफ़िकल्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफ़िकल्टी है, और प्लस जो सोलर एनर्जी है वो एट टाइम्स क्या होता है, जैसे सनलाइट नहीं आ रही तो रिलायबिलिटी इज़ वन थिंग, एनवायरमेंटल इशू इज़ ऑल्सो वन थिंग। जैसे राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये ट्रांसमिशन लाइन को एनक्रोच करती है, हिट हो जाती है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो जो हाइप है सोलर में दैट इज़ ओके, सोलर काफ़ी प्रॉमिसिंग है, बट ये जो चैलेंजेस हैं इनको आयरन आउट करना चाहिए। बट हमें सारी चीज़ें सोलर पे भी नहीं फिक्स करना चाहिए। लुक एट सोलर, विंड, न्यूक्लियर, वैरायटी रखें, हम सारी टाइप ऑफ एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते चलें। ये तमिलनाडु का स्पेसिफिक है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और यहाँ है बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस कलेक्टिवली। सेम टॉक है जो हम इतने टाइम से देख रहे हैं, COP27 शर्म अल शेख। द आइडिया इज़ कि जो क्लाइमेट चेंज है इसमें कलेक्टिविज्म इज़ रिक्वायर्ड। ये कोई एक कंट्री एक सोसाइटी नहीं कर सकती, कलेक्टिविज्म रिक्वायर्ड है, और शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं, लॉन्ग टर्म थॉट विजन होना ज़रूरी है। तो लॉन्ग टर्म प्लान्स आर रिक्वायर्ड। डेटा ड्रिवन अप्रोच हो, डेटा साइंटिफिक हो,
टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज हो। यहाँ केसेस भोपाल और जयपुर के भी दिए हुए हैं। जैसे हमको अगर ट्रैफिक कम करना है तो हम क्या करें, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बिकॉज एक बस में जितने लोग आ जाएंगे वैसे ही अगर सेपरेट कार लेंगे तो वो बहुत बहुत ह्यूज हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेबल। सो दिस इज हाउ वी शुड वर्क। ओके, तो ये है बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस कलेक्टिवली। सेंसस एज अ मिरर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। सेंसस जो इस बार का 2021 का होना था ये बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। 2021 का सेंसस क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज इससे हम जनसंख्या का आइडिया लगाते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, किस कैटेगरी में है, क्या एज ग्रुप है, लाइक दैट। ऐसा ऑल टाइप ऑफ डेटा हम जनसंख्या का सेंसस में हर 10-10 साल में कलेक्ट करते हैं और इस डेटा के बेसिस पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम जैसे डीलिमिटेशन करना है, राज्यसभा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स डिसाइड करना है, ये सब सेंसस पे डिपेंडेंट है, पॉलिसी सेंसस पे डिपेंडेंट है। तो दैट इज़ वाई सेंसस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। हिमाचल, देन नॉट इनफ विमेन इन पार्लियामेंट, नेपाल में भी ये स्टोरी है। और ये है हाउ जीन थेरेपी कुड क्योर कैंसर। व्हाट इज़ कैंसर? हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, ये सेल्स बनते हैं और डाई देन डिस्ट्रॉय, फिर नए सेल बनते हैं। इस तरीके से प्रोसेस एक बैलेंस बना रहता है। बट ये जब बैलेंस बिगड़ जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड कैंसर। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ अवर सेल्स, बॉडी सेल्स जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड कैंसर। अब बात ये आती है कि ये जो कैंसर है इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो वी आर वेरी क्लोज, बहुत जल्दी इसका ट्रीटमेंट आ सकता है। यहाँ एक और बात है, वो है जेनेटिक्स। कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ जेनेटिक्स ऐसे हैं कि वो प्रोन है फॉर दिस कैंसरस ग्रोथ, प्रोन है कैंसरस ग्रोथ, जेनेटिक्स। तो जीन थेरेपी जो है ये एक क्योर हो सकती है कैंसर का। यहाँ प्राइमरली बात किया है जैसे कि एक पर्सन है, उनको टीनेज गर्ल दिस हुआ, देन उसका ट्रीटमेंट हुआ और वहाँ पे अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अब बेस एडिटिंग क्या होती है? जैसे हमारा जेनेटिक है, हम सब की बॉडी जीन्स है, जेनेटिक मटेरियल है, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन। ये जो बेस होता है ये इस तरीके से बॉडी हमारी अरेंज्ड होती है ना, अल्फ़ाबेट के टर्म्स पे इनको लिखा गया है। ये जीन्स क्या होते हैं? ये बेसिकली कीज होते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल होते हैं जो बॉडी को पूरा फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन कराते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब इनमें अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उससे भी हमें डिसीज़ हो सकती है, या फिर अगर हम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस का एक्सपोजर है तो भी हमें डिसीज़ हो सकती है, इम्यून सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस पर्सन को ये डिफ़िकल्टी आया कि उसके जो बॉडी सेल्स हैं, फाइटर्स हैं, वो टी सेल्स हैं, वो खुद ही की जो WBC है वो खुद ही की बॉडी को हार्म करने लग गए। तो इस टाइप का यहाँ पे डिसीज़ मिला। हेल्दी सेल्स को ही वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो रोग सेल्स हैं उनको करना चाहिए, बट जो टी सेल्स हैं WBC का टाइप, वो खुद ही की बॉडी के हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें जो प्रोग्रामिंग है बाय दिस जेनेटिक प्रोग्रामिंग, उसमें कुछ एरर नज़र आया। तो क्यों ना जेनेटिक प्रोग्रामिंग को एडिट कर दें, और उसके लिए आती है CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी। CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी इज़ अ काइंड ऑफ सीजर से हमने जो फॉल्टी जीन्स हैं उसको एडिट करके हटा दिया या उसको रिप्लेस कर दिया, तो ये हो जाता है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अगेन ये वर्क इन प्रोग्रेस है, लेट अस सी, होपफुली इसका क्योर बहुत जल्दी हमें मिलना चाहिए। इंडिया का एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो रहा है। रीज़न क्या है? नंबर 1 रीज़न है वर्ल्ड स्लो डाउन हो रहा है, तो वहाँ से डिमांड नहीं आ रही। यूरोप में डिफ़िकल्टी है, US में डिफ़िकल्टी है, तो वेयर इज़ द डिमांड? लोकल डिमांड तो है बट फॉरेन डिमांड नहीं आ रहा है, तो दैट इज़ वाई एक्सपोर्ट इंडिया का कम हो रहा है। ऑल्दो डोमेस्टिक डिमांड अच्छा है, जो काफ़ी हद तक लोड को कम कर रहा है, प्रेशर रिलीज़ कर रहा है, बट अगेन एक्सपोर्ट इन फॉरेन कंट्रीज भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, डॉलर्स मिलते हैं। सो वी शुड वर्क ऑन दिस। वाई आर इंडिया स्लोइंग एक्सपोर्ट अ कॉज ऑफ कंसर्न? और हमें कॉम्पिटिटिव भी होना है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। द रेस ऑफ 2 एशियन जाइंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडिया एंड चाइना सो फार। तो मिस्टर शी जिनपिंग ने अमेरिका को बोला कि अनलाइक अमेरिका वी आर नॉट अ 500-400 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, बट वेन इट कम्स टू इंडिया, तो मिस्टर शी ये बात नहीं कह सकते, बिकॉज इंडियन सिविलाइजेशन इज एज ओल्ड एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। वी आर अ वेरी ओल्ड, एंशियंट एंड रिच सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर जो बात है वो बात है टक्कर की है। 2 एशियन जाइंट्स, द स्टोरी ऑफ इंडिया एंड चाइना सो फार। अब बात आती है इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस में। तो पिछले कुछ टाइम से रिलेशंस थोड़े फ्रॉस्टी हो गए, बट अगेन यहाँ पे बात है कि जो प्रैक्टिकल जो बातें हैं या फिर इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस हैं, उसको हम मैच्योरिटी के साथ हैंडल करें। ग्लोबल रैंकिंग में अभी इंडिया पॉपुलेशन चाइना से ज़्यादा होने वाली है, तो इंडिया पॉपुलेशन में नंबर 1 होगा, चाइना नंबर 2 होगा।
वर्ल्ड इकोनॉमी में भी चाइना नंबर 2 है, बिहाइंड ओनली टू यूएसए। दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। सो द पॉइंट इज़ कि जिस तरीके से चाइना आया, शुरुआत मोर और लेस सेम थी। 1949 में सिविल वॉर हुआ चाइना में और प्रेजेंट डे चाइना बना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है कुओमिंटांग, वो चली गई ताइवान में। तो 1949 में देयर वाज हार्डली अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, मोर और लेस दोनों का दिस सेम जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक कंडीशन थी। इनफैक्ट इंडिया को एडवांटेज था बिकॉज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ओपन सोसाइटी है। हमने पार्टीशन का पेन झेला है, इंडिया पार्टीशन हुआ, देन इससे बहुत सारी डिफिकल्टीज आई इंडिया के, सिविल वॉर हुआ दिस चाइना में। हमारे यहाँ जो हमने रास्ता चुना उसमें फ्री मीडिया था, डेमोक्रेसी थी, चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना में कम्युनिज्म आया और यहाँ की सिविल वॉर में जो नेशनलिस्ट थे चियांग काई शेक, वो डिफीटेड हुए और वो मूव टू ताइवान हो गए। तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना माओ जेडोंग के टाइम पे, दिस प्रेजेंट डे चाइना, मॉडर्न डे चाइना। माओ का रूल था दिस इज स्टैंड अप। इसके बाद इकोनॉमिक लीप फॉरवर्ड हुआ, यहाँ पे इकोनॉमिक लीप फॉरवर्ड हुआ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ। और फिर उसके बाद एक बहुत फास्ट पेस्ड ग्रोथ होता है और वो होता है डेंग जियाओपिंग एरा में। तो माओ जेडोंग के टाइम पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ, कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, चाइना स्टैंड अप की कोशिश कर रहा था। फिर माओ के बाद जो डेंग जियाओपिंग में चाइना इकोनॉमिक माइट बना और अभी शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन में चाइना मिलिट्री माइट बनना चाहता है। देखो 70s में डेंग जियाओपिंग आया और इकोनॉमी पे इन्होंने फोकस किया और अब जो इनका फोकस है चाइना का वो है मिलिट्री माइट में। अभी भी अगर हम देखें टुडे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना मोस्टली सिट ऑन ऑपोजिट साइड ऑन मेजर ग्लोबल क्वेश्चंस, कॉमनलिटी, फेयर, क्लाइमेट चेंज, कमिटमेंट्स, ग्रोथ, यूनाइटेड नेशंस एट्सेट्रा। रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन, इंडिया और चाइना का दिस यहाँ पे एक स्टैंड अलोन दिन इनका व्यू पॉइंट रहा है। लेसन सीखें तो जैसे चाइना ने इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया, इंडिया को भी ज़रूरत है इन दो एरिया पे फोकस करे। फ्रेंडशिप विदाउट लिमिट्स, रशिया एंड चाइना जो है ये प्रॉक्सिमिटी बढ़ रहा है और रशिया पे हमारी डिपेंडेंसी है फॉर दिस वेपन्स। सो अगेन इंडिया को बहुत केयरफुली अपने यहाँ पे इंटरनेशनल कार्ड्स खेलने की ज़रूरत है। द रेस ऑफ टू एशियन जाइंट्स, ये जो सेंचुरी है ये सेंचुरी एशिया की है और एशिया में दो जाइंट्स हैं, इंडिया एंड चाइना। सो दैट इज़ वाई इंडिया एंड चाइना का जो राइवलरी है ये तो तय बात है दिस सेंचुरी ऑफ एशिया में देखने को मिलेगी। नो योर इंग्लिश में है फीलिंग ऑल राइट एंड आई एम डूइंग ऑल राइट। सो आई एम फीलिंग ऑल राइट, इसका मतलब फिजिकली हेल्थ वाइज यू आर फीलिंग गुड, एंड आई एम डूइंग ऑल राइट मतलब आपका बिजनेस भी, वर्क वाइज, फैमिली, एवरीथिंग इज डूइंग गुड। तो वो ऑल उसमें हम यूज करेंगे, आई एम डूइंग वेल एंड आई एम डूइंग ऑल राइट। ओके, देन इसमें पी साइलेंट होता है। इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड रिसीट। इसका भी एक हिस्ट्री है, पता है मैं अक्सर आपको बताता हूँ ना इंग्लिश फनी लैंग्वेज क्यों है, यहाँ प्रोनाउंसिएशन ऐसे वियर्ड क्यों हो जाते हैं। कई बार आप स्पेलिंग कुछ लिखते हो, बोलते कुछ हो, देयर इज नो साइंटिफिक रूल नहीं है। इसका भी एक रीज़न है, 1700-1800 में एक इंग्लिश वोकेबुलरी कंपाइल हुआ था, एक ग्रामर एंड दिस एक कंपाइलेशन किया था इंग्लिश का, और वहाँ पे ऑथर ने बहुत ज़्यादा, बिकॉज इंग्लिश ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुआ है, तो एक सेट पैटर्न नहीं है। जैसे ब्रिटिशर्स का कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तो इसीलिए अमेरिकन जो स्पेलिंग है और दिस प्रोनाउंसिएशन भी, और जो ब्रिटिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। तो दैट इज वाई दिस इज नॉट साइंटिफिक, इंग्लिश इज नॉट साइंटिफिक। अब यहाँ पे पी को बोलते ही नहीं है, दिस इज कॉल्ड रिसीट। ओके, एंड देन ही इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, मतलब आप जो जिस जगह एफर्ट्स डाल रहे हो वो किसी काम का नहीं है। ही इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। जैसे करंट अफेयर्स के नाम पे हम दिन भर न्यूज आइटम्स बॉल बाय बॉल देखते रहते हैं, सब कंट्रोवर्शियल न्यूज, क्लिक बेट्स एटसेट्रा, ये प्रिपरेशन नहीं है। ही इज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ओके, देन प्रिंटर्स डेविल होता है जो प्रिंटिंग शॉप में काम कर रहे हैं। दिस इज सेवेंथ, इसका मतलब है समवन हु हैज बीन एडमिटेड टू मेंबरशिप इन अ स्कॉलरली फील्ड, लर्नेड पर्सन है, वो पंडित है। देन इंडिया शेयर्स आधार रोल आउट एक्सपीरियंस विद G20 मेंबर। इंडिया का बहुत अच्छा एक्सपर्टीज रहा है आधार में और अभी UPI में भी, और इंडिया इसको शेयर कर रहा है।
BSNL को रिवाइव किया जाएगा, दिस इज गुड न्यूज़ बिकॉज मोनोपोली और डुओपोली नहीं होना चाहिए, स्टेट प्लेयर होना ज़रूरी है, BSNL इज इम्पॉर्टेंट। हाउस कमिटी है मेडिकल फैसिलिटीज़, राज्यसभा ने क्लियर किया सी। गौंड ट्राइब अब शेड्यूल ट्राइब में लिस्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में था अब उत्तर प्रदेश में भी, तो इसके लिए राज्यसभा में ये एक बिल आया है यहाँ पे। अभी जो पॉलिटी हम पढ़ेंगे ना उसमें हम अभी आज पढ़ेंगे जो कमीशन है शेड्यूल कास्ट का भी, शेड्यूल ट्राइब का भी और OBC का भी, ये सारे चैप्टर्स देखेंगे। नंबर ऑफ जर्नलिस्ट दिस एंड स्पेसिफिक डेट विल बी गिवन। देन दिस इज चाइना में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, UNSC सेशन, US मिलिट्री क्रिएट स्पेस यूनिट इन साउथ कोरिया। अब जैसे साउथ कोरिया हुआ, जापान हुआ, ये सब US की पैट्रोनेज में है, इनको एट टाइम्स वसाल स्टेट ऑफ USA भी बोला जाता है। जापान टू कम अप विद मेजर डिफेंस पॉलिसी, और जापान अब US पे डिपेंडेंसी कम कर रहा है, तो जापान अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा रहा है, सेम इज विद जर्मनी। पेंटागन पैट्रियट मिसाइल बैटरीज यूक्रेन को दे रहा है। सो सी यूक्रेन एक मोहरा है, फाइट हो रही है नेटो मतलब USA और रशिया के बीच में। यूक्रेन इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म, यूक्रेन इज जस्ट अ थिएटर, और लड़ाई जहाँ पे होती है नुकसान उसका होता है। रशिया का नुकसान नहीं हो रहा, नेटो का नुकसान नहीं हो रहा, कॉस्ट कौन पे कर रहा है? यूक्रेनियन। ये है फ्यूजन एनर्जी का ब्रेक थ्रू हुआ, इसको भी हम पढ़ेंगे, एक्सप्लेनर के थ्रू देखेंगे इसको अगेन। यहाँ जो बात है वो ये है कि हमने एक ट्रायल अभी जो था फ्यूजन का, फ्यूजन मतलब हमने ज्वाइन किया है, फ्यूज किया है, वो सक्सेसफुल हुआ, एनर्जी क्रिएट हुई। फ्यूजन को करने के लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए होता है, जितना एनर्जी सप्लाई किया उससे ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे बिल्ड हुआ, मतलब एनर्जी क्रिएट हुआ वहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ दिस फ्यूजन। तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। फ्यूजन अगर हमने करेक्ट कर लिया, सीख लिया और इसको कमर्शियली भी ले आए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट एक चीज़ होती है और उसका प्रैक्टिकल कमर्शियल यूज़ अलग चीज़ होती है। अगर हमने इसको कमर्शियलाइज किया, हमने इसको मास स्केल में ऑर्डिनरी यूजेज में अगर हम इसको लाने में सक्षम हुए, तो ये एक गेम चेंजर होने वाला है फ्यूजन। ना हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी ना, और ये बड़ा स्मॉल भी होगा, स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड फ्यूजन रिएक्टर्स बन जाएंगे, एक्सीलेंट। देन फर्दर स्लो करना चाहते हैं इन्फ्लेशन, फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने कहा गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करना चाहती है। रशियन क्रूड 60 पे मिल जाएगा, दिस इज अ रियली गुड थिंग। अब देखो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का कितना फायदा हुआ। एवरीबडी वॉज क्रिटिसाइजिंग कि हम रशिया से क्यों क्रूड ऑयल ले रहे हैं, इंडिया अपने स्टैंड लिया और इंडिया ने कहा कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है जिसमें इंडिया फर्स्ट है। नाउ सी $60 से भी कम पे यहाँ पे मिल जाएगा। फिनटेक हुआ, देन ICAO। सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, ये सारे नोट्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं, ये सारा PDF मैं आपको मॉर्निंग में शेयर कर दूंगा। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू आंसर राइटिंग 12 दिसंबर। दो सवाल थे। पहला सवाल था हमारा UT पे हमें एक नोट बनाना था, और दूसरा था ब्रेनस्टॉर्मिंग करना था जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट्स पे। ओके, तो लेट अस सॉर्ट इट बाय ओल्डेस्ट, एंड लेट अस सी। दीपाली ने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, रिज्यूम किया है, इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर्स होते हैं यहाँ पे, फैंटास्टिक। UT ऑफ दिल्ली। अब सी, कंटेंट सब एक जैसा लिखते हैं, बट इन कॉपीज में आपको प्रेजेंटेशन डिफर नजर आता है, हर स्टूडेंट का एक अलग प्रेजेंटेशन है। कंटेंट वैसे ही है, मोर और लेस सब यूनियन टेरिटरी क्या होता है यही बात लिखेंगे, बट उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया ना, ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा। तो इन चीज़ों को भी आप सीखो, और सीखने का एक ही तरीका होता है प्रैक्टिस, जितना लिखोगे उतना फायदा होगा। सो दिस इज UT, वेरी गुड। ब्रीफ हिस्ट्री। अब देखो ये कितना अच्छा स्टाइल है, आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इतनी अच्छी कॉपीज आ रही है यहाँ पे, आप उनसे देख के पीयर लर्निंग भी करो, ये हर किसी को करना चाहिए, एक दूसरे से सीखना है हमें। क्रिएशन ऑफ UT इन इंडिया। अब देखो डायग्राम कितना अच्छा इंडिया का है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कॉपी। स्पेशल केस ऑफ दिल्ली के बारे में बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट के चैलेंजेस, सी फैंटास्टिक। शगुफ्ता भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है, सी कितना अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है नोट UT पे, हमने लिस्ट में एक टैबुलेट कर दिया उसे, प्रोविजंस बताया 1 2 3 4, तो सी हाउ ऑर्गेनाइज्ड इट इज, ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक, फैंटास्टिक। देन इसके बाद हमने स्टेटस UT, तो हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हो गए और आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस भी हो गया, फैंटास्टिक। अब विश्वजीत का भी कॉपी देखो कितना नीट एंड क्लीन है, स्पेसिंग कितना अच्छा है, पढ़ने में कितना आसानी हो रहा है इस कॉपी को। तो दीज ऑल थिंग्स हमें सीखना चाहिए, यही चीज डिफरेंस क्रिएट करेगा। जूही ने हिंदी में लिखा है, तो हिंदी इज नॉट अ लाइक बैरियर, आप हिंदी में लिखो, हिंदी में कितना अच्छा आंसर लिखा है, ये इंडिया का मैप भी बना दिया, वेरी नाइस, दिस इज रियली रियली गुड। सी, मार्जिन के बाहर नहीं जाना चाहिए।
प्रियंका ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, वेरी नीट एंड क्लीन एंड थोरो, वेरी थोरो। अब बीटी ब्रिंजाल और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड पे हमने एक व्यू पॉइंट प्रेजेंट किया कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब सी इसमें दोनों जगह आप जा सकते हो, जस्ट बैक्ड बाय फैक्ट्स रखो, बैक्ड बाय लॉजिक रखो उसे, और एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दो। पूजा, दिस इज गुड, जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। बट सी अगर हम साइंस देखें तो साइंस जेनेटिकली मॉडिफाइड तो करेगा ही, जैसे अभी क्योर में, ट्रीटमेंट में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड देखा। तो ओवरऑल वी शुड लाइक हैव अ पॉजिटिव व्यू पॉइंट कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जहां रिक्वायर्ड हो वह होना चाहिए, कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए, अब्यूज नहीं होना चाहिए। नंदिनी भी देखो कितना अच्छे से आंसर लिखती है, दिस इज यूटी बैकग्राउंड, सी रीजंस फॉर क्रिएशन ऑफ यूटी, लर्न दिस थिंग। देन एडवाइजरी, वेरी गुड, कॉपी कितनी सिस्टमेटिक हो गई है अब, वेरी हैप्पी, दिस इज गुड, वेरी नाइस। देन इसके बाद पूरे पॉइंट्स लिखे, वेरी गुड, कंटेंट बहुत एग्जॉस्टिव है, फैंटास्टिक। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड, दिस इज गुड। देन कवर क्या किया है, अब ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, फैंटास्टिक। विमल भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है, दिस इज गुड। यूटी मैप से स्टार्ट किया, वेरी गुड, मैप वर्क शुरू में ही होना चाहिए। देन सारे डिटेल्स यहाँ पे लिख दिए, फैंटास्टिक। अमरजीत ने हिंदी में लिखा, देखो ये कितना अच्छा स्टाइल है, वेरी नाइस, टू द पॉइंट सारे पॉइंट्स आ गए, वेरी नाइस। चंदन की कॉपी देखो कितनी सिस्टमेटिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिएशन, वेरी नाइस। मारुति, दिस इज अगेन गुड, सी ये स्टाइल अच्छा है, यूटीज बताया आपने, मैप थोड़ा सा और इसको प्रपोर्शनेट करें, बहुत अच्छा है, ये प्रपोर्शनेट करें बस थोड़ा। रीजंस क्यों बनाए, सी अब आपका स्टाइल कितना अच्छा है, हेडिंग सब हेडिंग, गुड। देन बाला ने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है, शुरुआत में ही मैप है, मैप अच्छा है, दिस इज गुड। पॉइंट्स, हेडिंग सब हेडिंग और 1 2 3 4 लाए हम, दिस इज गुड। डायग्राम गुड। अदिति, अब देखो ये मैप कितना अच्छा है, मैप के थ्रू सारे यूटीज बता दिए, दिस इज अगेन स्मार्टनेस, इनोवेशन, फैंटास्टिक, वेरी ब्यूटीफुल। सो दिस इज गुड। रीजंस क्यों बने विद इन दिस, गुड। अफसाना भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखती है, सी एडमिनिस्ट्रेटिव आर्टिकल 239 बताया। राइटिंग कितना अच्छा हो गया हमारा, कॉपी भी कितनी अच्छी होगी। आप कुछ टाइम पहले का, सम मंथ्स बैक और अभी का कंपेयर करके देखो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरीके से बस कंटिन्यू करते जाना है हमें। रत्ना प्रिया, दिस इज अगेन गुड, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, दिस इज रियली गुड, इसको बस कंटिन्यू करो इसे, ओके। और जितना आप पढ़ोगे ना उतना ही रिफाइनमेंट आएगा, मैप थोड़ा सा और प्रोपोर्शनेट करें। नेहा, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, एंड कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपका बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस इज रियली गुड, आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज एक्सेलेंट कॉपी, बहुत एफर्ट्स हैं, बहुत यहाँ पे हार्ड वर्क है, फैंटास्टिक, ओके। तो इस तरीके से आप आज भी आंसर राइटिंग रिज्यूम करो। आज के 2 टॉपिक्स हैं, ये हैं लिकर पे एक ओपिनियन बनाओ और फाइनेंस कमीशन पे एक आर्टिकल लिखो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।